आपके प्रश्न पत्र 6 के अनुसार अनारो जो उपन्यास है मंजूर भगत का आपके कोर्स में है। तो इस दृष्टि से उपन्यास की चर्चा जरूरी है। और इसलिए सबसे पहले उपन्यास का जो स्वरूप है उसकी बात करना आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं उपन्यास का जो स्वरूप है उसी की चर्चा करूँगा। उपन्यास शब्द जो है ये दो शब्दों और न्यास के मेल से बना है और जिसका अर्थ होता है निकट रखी हुई वस्तु, निकट या नजदीक। यानी साहित्य के अनुसार उपन्यास वह कृति है जिससे पढ़कर ऐसा लगे कि यह हमारी ही है या उसमें हमारा ही प्रतिबिंब चित्रित है। उपन्यास को गुजराती में नवल कथा, बंगाली में कादम्बरी, अंग्रेजी में नॉवेल कहा जाता है। हिंदी के एक विद्वान डॉक्टर गोपाल राय लिखते हैं कि हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रयोग 1875 ईस्वी सन में शुरू हुआ था। 1857, हाँ 57 नहीं था 75। इसकी बहुत सारी परिभाषाएं भी मिलती हैं लेकिन उसमें से कुछ परिभाषाएं हम लोग देखेंगे जिसमें एक तो है उपपत्ति कृतो ही अर्थ, उपन्यास पर कीर्ति तरह, अर्थात किसी अर्थ को उसके युक्त अर्थ में प्रस्तुत करने को ही उपन्यास कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा है उपन्यास प्रसादन, अर्थात जो रचना जो कृति प्रसन्नता देती है, हमें आनंद देती है, उसे उपन्यास कहते हैं। अंग्रेजी के एक विद्वान अर्नेस्ट बेकर ने उपन्यास की परिभाषा देते हुए उस गद्यबद्ध कथानक के माध्यम द्वारा जीवन तथा समाज की व्याख्या का सर्वोत्तम साधन बताया है। सर्वोत्तम साधन हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। जिसके अनुसार उन्होंने जो लिखा है
मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। तो प्रेमचंद की यह परिभाषा है। ये कहते हैं कि जो उपन्यास है उसमें मानव चरित्र होता है, यानी कि हमारी कथा होती है, और मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना, जो मनुष्य जीवन है उसकी जो समस्याएं हैं, उसके जो रहस्य जो है उसे प्रस्तुत करना या चित्रित करना, ये उपन्यास का मूल तत्व है। आचार्य हजर प्रसाद द्विवेदी ने भी इसकी परिभाषा दी। लिखते हैं, उपन्यास जीवन की यथार्थ से रस खींचकर चित्त विनोदन के साथ ही साथ मनुष्य की समस्याओं के सम्मुख होने का आह्वान लेकर साहित्य के क्षेत्र में आया। उसके पैर ठोस धरती पर जमे हैं और यथार्थ जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों से छन कर आने वाला अव्याज मनोहर मानवीय रस ही उसका प्रधान आकर्षण है। इनकी परिभाषा के अनुसार कि उसमें मनुष्य जीवन की जो समस्याएं हैं अब वो चित्रित होती हैं। इसमें जीवन का चित्रण होता है, वास्तविक जीवन का चित्रण होता है, और वास्तविक जीवन की जो कठिनाइयां हैं, जीवन में जो संघर्ष उपस्थित होते हैं, उन संघर्षों की अभिव्यक्ति लेखक करता है। अगले विद्वान है बाबू गुलाब राय। उनकी जो परिभाषा है, ये लिखते हैं, उपन्यास कार्य कारण श्रृंखला में बंधा हुआ वह गद्य कथानक है जिसमें अपेक्षाकृत अधिक विस्तार तथा पेचीदगी के साथ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से संबंधित वास्तविक काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानव जीवन के सत्य का रसात्मक रूप से उद्घाटन किया जाता है। तो इन्होंने जो बात कही कि इसमें एक तो कार्य कारण श्रृंखला होती है, इसमें अधिक विस्तार होता है, और इसमें जीवन की जो पेचीदगियाँ जो है उसके साथ साथ जीवन में जो वास्तविकता है उसका वर्णन भी होता है, और वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की घटनाओं का चित्रण उपन्यासकार जो है वो रसात्मक रूप से करता है। हिंदी के एक और विद्वान है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ये लिखते हैं कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। कि उपन्यास में कथा तो हमारी ही होती है, और ये जो कथा जो है लेखक जब उसका चित्रण करता है तो वो काल्पनिक रूप में करता है, लेकिन वो काल्पनिक कथा भी हमारी जो वास्तविक कथा जो होती है उसके समान होती है। इसीलिए काल्पनिक होने के बावजूद भी हमारे जीवन से बहुत जुड़ी हुई, या हमें ऐसा लगता है कि मानो ये हमारे अपने ही अनुभव उपन्यास को पढ़ते हैं। उपन्यास के जो तत्व है उसे अगर हम देखें तो उपन्यास में जो घटनाएं होती हैं वह उसके शरीर का निर्माण करती हैं, यानी
उपन्यास में वर्णित घटनाएं ये उसका शरीर है कहा जा सकता है। और ये जो घटनाएं उपन्यास के जिस अंश में संपादित की जाती है उसे कथा वस्तु कहते हैं। तो ये कथा वस्तु जो है ये इसका पहला तत्व है। ये जो कथा वस्तु है और उपन्यास की जो घटनाएं हैं ये मनुष्य पर आधारित होते हैं, यानी हम पर आधारित होते हैं। और ये जो मनुष्य है उसे उपन्यास में पात्र कहा जाता है। ये जो पात्र होते हैं वो आपस में बातचीत करते हैं तो उसे संवाद कहते हैं, कथोपकथन कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे डायलॉग कहते हैं। कथा वस्तु को प्लॉट कहा जाता है। पात्र जो है उसे कैरेक्टर कहा जाता है और जो संवाद है उसे डायलॉग कहा जाता है। शोले फिल्म अगर आप लोग देख लो तो वो अपने डायलॉग के कारण, संवादों के कारण बहुत प्रसिद्ध हुई थी। पात्रों के आसपास की जो परिस्थितियां होती हैं, जो वातावरण होता है हमारे चारों ओर का, उपन्यास में जिस स्थल का वर्णन होता है, जिस समय का इसमें चित्रण किया गया होता है, उन सभी को वातावरण कहा जाता है। वातावरण से जो उपन्यास है उसमें सजीवता निर्मित होती है। जो भी कथा होती है वह जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये जो उपन्यास में जो कुछ भी वर्णन किया गया है वो मानो जीवंत हो, सजीव हो। ये बिना परिवेश के संभव नहीं होता। उपन्यास लिखने की भी एक विशिष्ट पद्धति होती, स्टाइल पद्धति होती, जिससे स्टाइल कहते हैं, शैली कहते हैं। संस्कृत में जिसे रीति कहा जाता है, इसे हिंदी में हम शैली कहते हैं। उपन्यास में हमारे जीवन की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों का जो पात्र है उसके मन के संघर्ष का, उसके चारों ओर के वातावरण और समाज का एक काल्पनिक चित्र खड़ा होता है। ये अब कहें कि ये काल्पनिक होता है, फिर भी वह, जैसे कि मेरे स्मृत ने कहा कि उसे पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है कि मानो ये हमारी ही कथा है। तो इस प्रकार इसमें एक यथार्थ होता है। उपन्यास में मनुष्य जीवन की जो अभिव्यक्ति है वह की जाती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो उपन्यास का जो निर्माण होता है उसमें उसके जो सहायक जो तत्व है, ये तत्व जो है वह है, पहला है कथा वस्तु, दूसरा तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा तत्व है संवाद, और चौथा तत्व है देश काल और वातावरण। उपन्यास कार जब उपन्यास की रचना करता है तो उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। वो उपन्यास के माध्यम से हमारे जीवन की आलोचना करता है, जीवन की मीमांसा करता है। इस प्रकार उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। और उपन्यास जो लिखा जाता है वो भाषा में होता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेखक की अपनी एक विशिष्ट लेखन शैली होती है, लेखन पद्धति होती है। तो इस प्रकार भाषा शैली इसका एक और तत्व है। इसके अतिरिक्त
इसका जो शीर्षक है, टाइटल, उसे भी तत्व के रूप में ग्रहण किया जाता है। और कभी कभी उपन्यास का आरंभ और अंत जो है उसे भी महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार उपन्यास के निर्माण में जो मुख्य सहायक तत्व है कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल और वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली और शीर्षक। तो सबसे पहले जो है मैं कथा वस्तु की बात करूँ। कथा वस्तु को कथानक भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे प्लॉट कहते हैं। हमारे शरीर में जो महत्व हड्डियों का, आप कल्पना कीजिए अगर हमारे शरीर में हड्डियां ही न होती तो आज जैसे हम खड़े रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, वो संभव ही नहीं होता। तो हमारे शरीर में जो स्थान हड्डियों का है वही स्थान उपन्यास में उसकी कथा वस्तु का होता है। यानी कि कथा वस्तु एक उपन्यास का मूलाधार हो गया। उपन्यास का जो संपूर्ण ढांचा जो है वो कथा वस्तु पर आधारित होता है या खड़ा होता है या खड़ा रहता है। एडविन म्योर नाम के एक अंग्रेजी विद्वान लिखते हैं कि श्रृंखलाबद्ध घटनाएं और वह आधार जिसके द्वारा वह सम्मिलित की जाती है उसे कथानक कहते हैं। घटनाएं भी कैसी होनी चाहिए? श्रृंखलाबद्ध, एक के बाद एक हो। घटनाएं श्रृंखलाबद्ध न हो, टूटी हुई हो तो मजा नहीं आता। लेकिन ऐसे उपन्यास भी हिंदी में लिखे गए हैं। अगर हम कोई फिल्म देखें और उसमें से कुछ भाग अगर निकाल दिया गया हो, कट कर दिया गया तो फिर फिल्म में मजा नहीं आता। तो उपन्यास में भी उसकी जो घटनाएं हैं उसमें तारतम्य होना चाहिए, श्रृंखला तब होनी चाहिए। ये जो कथानक स्टोरी, इसे स्टोरी भी कहते हैं। ये कहाँ से ली जा सकती है, उसका चुनाव कहाँ से किया जा सकता है? तो ये इतिहास, पुराण, जीवनी के सिवा भी जितने भी दूसरे क्षेत्र हैं वहाँ से इसका चुनाव किया जा सकता है। आधुनिक जो जीवन है वह भी लिया जा सकता है। लेकिन आजकल जो है वह जीवन से संबंधित कथा वस्तु को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसका कारण है क्योंकि इसमें दैनिक जीवन की स्वाभाविकता, वास्तविकताएं विद्यमान रहते हैं। लेखक जो भी क्षेत्र चुने अपने कथानक के लिए, उसके लिए एक शर्त ये है कि उस विषय का उसे अनुभव हो। अगर उसे अनुभव ही नहीं होगा और अगर वह लिखेगा तो शायद वह उपन्यास लेखन में उतना सफल नहीं हो पाएगा। और इसलिए वह जिस क्षेत्र से कथानक चुनता है उसे लिखने से पहले उसका अनुभव कर लेना चाहिए। कथा वस्तु किसी भी विषय पर आधारित क्यों ना हो, शर्त यह है कि वह हमारे दैनिक जीवन पर गढ़ी जानी चाहिए। ये समकालीन जो जीवन है उस पर आधारित है। कथा वस्तु में अलौकिक और अस्वाभाविक अंशों का समावेश नहीं होना चाहिए।
अलौकिक, यानी कि अगर आप रामायण महाभारत देखते हैं तो उसमें कि हिमालय लक्ष्मण को सर्वशक्ति लगने पर संजीवनी जड़ी बूटी लेने के लिए जाता है तो वो पूरा पहाड़ ही उठाकर ले आता है। अगर आज ऐसा वर्णन अगर आप उपन्यास में करें तो आज के वैज्ञानिक युग में ऐसे कोई स्वीकार नहीं करेगा, कारण कि आज का युग बौद्धिकता से बना हुआ है और इसलिए इसमें अस्वाभाविक जो अंश है उसका स्वीकार लोग नहीं करेंगे। तो इसलिए अलौकिक और अस्वाभाविक घटनाओं का चित्रण लेखक को नहीं करना चाहिए। अगर वो करेगा तो उस पर विश्वास नहीं करेगा। कथा वस्तु जो है वो सुव्यवस्थित तो होनी चाहिए। शुरुआत में जैसे कहा गया कि इसमें घटनाएं संकलित होती हैं, लेकिन घटनाएं जो जरूरी घटनाएं हैं उसका ही चुनाव लेखक को करना चाहिए। और अगर उसे लगे कि कुछ घटना आवश्यक नहीं है तो उसे अपने उपन्यास से दूर कर देना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बात है। जो कथा वस्तु होती है वो कैसी है कि अथवा तो कथा वस्तु में कौन से गुण होने चाहिए। तो कथा वस्तु जो है इसकी पहली जो विशेषता है वह है इसकी रोचकता। जब हम उपन्यास को पढ़ना शुरू करें तो हमें उत्साह और कौतूहल, यानी कि पाठक के मन में उत्साह और कौतूहल उत्पन्न होना चाहिए। उससे ये भी लगना चाहिए कि नहीं ये कुछ नया है, स्टोरी भी कुछ नई है। तभी जो पाठक है या हम लोग जो है उपन्यास को पढ़ेंगे। अगर उसमें औत्सुक्य या कौतूहल यानी कि जिज्ञासा वृत्ति नहीं है तो रोचकता नहीं रहेगी और जिसके परिणाम स्वरूप जो उपन्यास की जो स्टोरी है वो नीरस हो जाएगी, अरोचक हो जाएगी। तो ये रोचकता बहुत जरूरी है। उपन्यास की कथा वस्तु में आकस्मिक और अप्रत्याशित घटनाओं का समावेश भी इस ढंग और परिस्थिति में होना चाहिए कि जिससे कथानक के प्रवाह में कोई बाधा या रुकावट उत्पन्न न हो। उपन्यास में ऐसी घटनाएं हो सकती है कारण कि हमारे जीवन में भी आकस्मिक और अप्रत्याशित घटनाएं घटते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उससे कथानक के प्रवाह में कोई बाधा न हो। कथा वस्तु का दूसरा गुण है संभाव्यता। आज का जो युग है वो बौद्धिकता का युग है और इसलिए उपन्यास की कथा वस्तु में अलौकिक या दैवीय घटनाओं का स्वीकार नहीं किया जा सकता। उपन्यासकार को ऐसी घटनाओं का चित्रण अपने उपन्यास में नहीं करना चाहिए। उपन्यासकार को घटनाओं का चित्रण उसी रूप में करना चाहिए कि वह हमें वास्तविक लगे। संभाव्य यशपाल का एक उपन्यास से मनुष्य के रूप, तो उसकी जो नायिका है सोमा, वो भेड़ बकरियां
आदि लेकर पहाड़ी प्रदेश पर उसे चराने के लिए जाते हैं। रास्ते पर ही वो खड़ी है और रास्ते के इधर उधर उसके भेड़ बकरियां चर रहे हैं। उस रास्ते पर से कभी कभी कोई ट्रक दिन में 1-2 बार गुजरता है। वो आराम से खड़ी थी, चरा रही थी। इतने में एक ट्रक आता है और ट्रक जब उसके पास निकट आ जाता है तो उसकी जो मेमने हैं वह कूद कर रास्ते के बीच में चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसे घबराहट होती है, कारण कि वो विधवा है। उसका पति मिलिट्री में गया था और उसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो वो सोचती है, उसके मन में है कि अगर किसी बकरी की या मेमने को कोई नुकसान हो गया तो उसके सास ससुर उस पर अत्याचार करेंगे, और इसलिए वो ट्रक आ रहा है और उसके सामने जब मेमने कूद कर पहुंच गए हैं तो मेमनों को बचाने के लिए वही भी रास्ते में ट्रक के सामने चली जाती हैं। जो ड्राइवर है वो देखता है कि वो मेमने भी है और कोई लड़की भी है। वो जोर से ब्रेक लगाता है और उसका ट्रक जो है खड़ा रह जाता है, लेकिन सोमा को थोड़ी टक्कर लगती ही है और ड्राइवर जो है वह ट्रक से नीचे उतरता है और बहुत सारी गालियाँ सोमा को देता है, कारण कि वो गुस्से में था। फिर उसे पता चला, उसे याद आता है कि इस लड़की को भी थोड़ा लगा था, तो वो फिर उससे पूछता है कि अगर तुम्हें अधिक तो नहीं लगा तो कितनी नहीं लगा। फिर सोमा भी वहीं थोड़ी दूर अपनी बकरियां और मेमने जो है उसके साथ भेड़ बकरियों के साथ खड़ी है। ड्राइवर फिर से ट्रक में बैठता है और ट्रक स्टार्ट करता है तो स्टार्ट ही नहीं होता। वो नीचे उतर कर देखता है तो ट्रक का जो यूनिवर्सल जॉइंट जो है वो टूट गया है। तो बेचारा सर पर हाथ रख कर बैठ जाता है। सोमा उसे देखती है, शाम होने वाली थी और इसलिए वह अपने मवेशियों को लेकर घर चली जाती है। तो ये जो यशपाल ने इसमें जो ये चित्रण किया है, तो ये संभाव्य घटनाएं ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम हमें लगे कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसी घटनाओं का चित्रण हो कि जिसके बारे में अगर हम सोचें और हमें लगे कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो वहाँ असंभाव्यता खड़ी हो जाए। तो उपन्यास की घटनाओं में ये जो गुण है संभाव्यता, वो होना चाहिए। अब ये एक्सीडेंट हुआ, ये आकस्मिक घटना थी, अप्रत्याशित थी, और इससे कथानक में गति आती है। कथानक में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, तो उपन्यासकार को इसका ख्याल रखना चाहिए। उपन्यास के कथानक का एक और गुण है जो उसमें होना चाहिए, वह उसमें तारतम्य। कि उपन्यास की कथा में प्रवाह तभी होगा जब उसका जो कथानक है वो श्रृंखलाबद्ध है। एक घटना जो है दूसरी से जुड़ी है, दूसरी तीसरी से जुड़ी है, इस प्रकार पूरा उपन्यास पूरा हो जाएगा। वहीं तक ये ऐसे जुड़ी हुई होंगी कि उसमें से अगर आप किसी भी एक घटना को निकाल दें तो आपको मजा नहीं आएगी। ऐसी श्रृंखलाबद्ध घटनाएं होनी चाहिए। उपन्यास में मूल कथा भी होती है और गौण कथा भी होती है। यानी मुख्य घटना जो है वो मूल कथा की होती है, और गौण घटनाएं जो गौण कथाएं जो इसमें आती हैं उससे जुड़ी हुई।
तो उपन्यास का जब उपन्यास लिखे तब उसे ये ध्यान में रखना चाहिए कि गौण घटनाओं को वह अधिक महत्व तो नहीं दे रहा है और कहीं जो मुख्य घटनाएं हैं वह छूट तो नहीं जा रही हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। वैसे आज जो उपन्यास लिखे जाते हैं वह दो प्रकार के हैं। गोदान आदि प्रेमचंद के या दूसरे जो उपन्यास हैं आप प्रसाद के, उसमें तारतम्यता या कथानक का जो प्रवाह है, कथाएं जो है एक के बाद एक अवर्णित होती है, घटनाएं एक के बाद एक बहती रहती हैं और उसमें पूरी श्रृंखला होती है, तारतम्यता। किंतु आज जो आंचलिक उपन्यास लिखे जा रहे हैं तो आंचलिक उपन्यासों में दो प्रकार के उपन्यास आपको मिलेंगे। एक तो में जिसमें कथानक में घटनाएं तारतम्यता से जुड़े हैं और दूसरे प्रकार के जो उपन्यास हैं उसमें कथागत दिखाव वाले उपन्यास, जैसे रेणु का मेला आंचल है। रेणु का जो मेला आंचल जो उपन्यास है उसमें लेखक इस रूप में, मानो जिस प्रकार हमारे पास कैमरा हो और हम एक उत्तर की ओर से एक फोटो खींचे, दक्षिण की ओर से एक फोटो खींचे, हर एक ओर से एक फोटो खींच कर रख दिया, तो वैसे रूप में इन्होंने घटनाएं वर्णित की है। तो इसमें घटनाओं में तारतम्यता या श्रृंखलाबद्ध रूप से घटनाएं आगे बढ़ते हों ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात जरूर है, तो पूरा उपन्यास आप पढ़ेंगे तो उसका एक चित्र अवश्य खड़ा होगा, उपस्थित हो जाएगा। तो ये आंचलिक उपन्यास के संदर्भ में मैंने बात की, लेकिन बाकी जो अधिकतर जो उपन्यास है उसकी जो कथा वस्तु है वह श्रृंखलाबद्ध होता है। प्रेमचंद के गोदान को आप ले लीजिए, अगर आप पहले अध्याय को पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे, तो फिर आपको दूसरा भी पढ़ना पड़ेगा, कितनी रोचकता उसमें। या धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता उपन्यास ले लीजिए। अगला तत्व जो है उपन्यास का वो है मौलिकता। मौलिकता यानी नवीनता। उपन्यासकार जो उपन्यास लिखे हैं तब उसे इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि उसकी जो स्टोरी है वह एकदम नवीन है, मौलिक है, कहीं से चुराई हुई नहीं। नहीं तो क्या है कि जो पाठक जो है उसे पढ़ने का शौक हो तो उसे तुरंत पता चल जाएगा कि उपन्यासकार ने इसकी जो स्टोरी है वो कहीं से उठाई हुई है, चोरी की हुई। तो कथा वस्तु जो है एकदम मौलिक, एकदम नवीन हो, यह जरूरी है। लेखक जब यानी उपन्यासकार जब कथा वस्तु का चुनाव करता है तब उसके सामने एक उद्देश्य अवश्य रहता है। वह जो उद्देश्य है वह राजनीतिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है और अलग प्रकार का भी हो सकता है। तो उसे ध्यान में रखकर वो उपन्यास की जो कथा वस्तु है उसका चुनाव करेगा।
कथानक में काल्पनिक घटनाएं तो होती ही है, कारण कि कल्पना का आधार लेना ये लेखक इसके लिए स्वतंत्र है। वैसे कहें तो उपन्यास की कथा काल्पनिक ही होती है, लेकिन फिर भी वैचारिक तार्किकता और भावात्मक औचित्य के आधार पर वह हमें स्वाभाविक लगते हैं। हमें ऐसे ऐसे ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं कि ये हमारी ही कथा है। तो ये जो बातें हैं कथानक में, जो सभी गुण जो हैं वो होने चाहिए, और तभी उपन्यास का जो कथानक है वह सफल कहा जा सके। तो ये उपन्यास का कथानक या कथा वस्तु में निहित गुणों की बात लिखी। वर्ण विषय की दृष्टि से कथानक यानी कि कथानक में किन किन या किन किन विषयों पर उपन्यास लिखे जा सकते हैं, वह जो बात है। अगर हम देखेंगे तो उपन्यास साहसिक विषय पर भी लिखे जाते हैं, सामान्य जीवन पर आधारित बहुत सारे उपन्यास लिखे गए। मैंने अभी पहले गोदान की बात की, निर्मला, गबन, प्रेमचंद के कर्मभूमि, रंगभूमि आदि उपन्यास को आप लीजिए, प्रतिज्ञा। तो गोदान जो है उसमें किसान जीवन में कैसे संघर्ष होता है उसका चित्रण किया गया है। एक किसान की एक सामान्य इच्छा होती है कि उसका आंगन में गाय जुगाली कर रही है, जुगाली करने का मतलब वागोर हो, लेकिन वो इच्छा भी वो पूर्ण नहीं कर पाता। उसका इतना शोषण होता है कि वह किसान से मजदूर बन जाता है। किसान जीवन की किसी अधिक करुणता नहीं हो सकती। या निर्मला जिसमें अनमेल विवाह की बात है, निर्मला के साथ ही उसके पिता की उम्र के व्यक्ति के साथ होती है। गुजराती में जिससे कजोड़ा लग्न करते हैं, अनमेल विवाह। तो ये हमारे यहाँ पहले होता, आज भी होता नहीं होता सबको, लेकिन पहले बहुत अधिक मात्रा में होते थे। तो सामान्य जीवन पर आधारित और बहुत सारे उपन्यास हमारे हिंदी में लिखे गए हैं। उपन्यास का विषय प्रेम भी है। प्रेम तो सर्वकालिक विषय है। प्रेम अगर हमारे जीवन में न हो तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता उपन्यास अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सुधा और चंद्र की जो कथा है वो प्रेम से भरी हुई है। दूसरे भी उपन्यास आपको बंगाली में न होंगे तो इसी प्रकार का एक उपन्यास मिलेगा।
मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी बहुत सारे लिखे गए हैं। मनुष्य के मन की परतों को एक के बाद एक खोलना, सामान्य जीवन पर आधारित उपन्यास जन के उपन्यास होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में मन की बात की जाती है। हिंदी में त्याग पत्र जिनेंद्र कुमार या सुनीता आदि जो उपन्यास हैं वो मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। लीलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज आदि उपन्यासकारों ने इसी विषय को लेकर बहुत ही सुंदर उपन्यास लिखे हैं। जिसमें उपन्यासकार पात्र के बाहरी व्यवहारों का चित्रण नहिवत करता है, किंतु पात्र के मन में जो आंदोलन उत्पन्न होता है उसे अभिव्यक्ति प्रदान करता है। तिलस्मी, जादोई घटनाओं वाले उपन्यास। हिंदी में देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता और चंद्रकांता संति नाम से बहुत सारे अलग अलग भागों में ये उपन्यास लिखे हैं, जिसमें जादुई स्थितियों का चित्रण लेखक करता है। इसमें घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण। तो ये भी वर्णन विषय के रूप में हिंदी में लिया गया है। जासूसी उपन्यास भी लिखे गए हैं। ऐतिहासिक उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा के मृगनयनी, विराटा की पद्मिनी, और गढ़कुंडार, झांसी की रानी आदि उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, जो ऐतिहासिक उपन्यास है। तो इतिहास को लेकर भी उपन्यास की कथा वस्तु मोनी जा सकती है। पौराणिक विषयों को रामायण महाभारत में चित्रित कथाओं को भी आधार बनाकर उपन्यास लिखे जाते हैं। जैसे डॉक्टर योगेश्वर ने सीता एक जीवन आगे जो उपन्यास लिखे वह पौराणिक है। तो विषय की दृष्टि से, वर्णीय विषय की दृष्टि से, यानी कि उपन्यास का जो कथानक है वह साहसिक विषय पर आधारित हो सकता है। सामान्य जनजीवन तो इसका मुख्य विषय रहेगा ही। प्रेम का चित्रण भी उपन्यासों में हो सकता है। मनोवैज्ञानिक स्थितियों का चित्रण भी इसमें लेखक करते हैं। इसके अतिरिक्त जादुई घटनाएं, तिलस्मी, जो है
अब वह भी उसमें हो सकता है। जासूसी घटनाएं भी उपन्यास की कथानक में हो सकती है, और इसके साथ ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों को भी कथानक की दृष्टि से उपन्यासकार चुन सकते हैं। कथा वस्तु प्रस्तुत करने के ढंग भी होते हैं। कथा वस्तु कैसे कही जाए या उपन्यास किस रूप में प्रस्तुत किया जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ पहले दादा दादी जो है वो परियों की कथा, राजकुमारों की कथा छोटे बच्चों को सुनाते थे। इसकी शुरुआत होती थी, एक राजकुमार था, वो एक दिन घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर जा रहा था। ये एक शैली। तो इसे वर्णनात्मक शैली भी कहा जा सकता है, या तटस्थ ढंग से इतिहासकार की तरह कथा कही जा सकती है। हिंदी में अधिकतर जो उपन्यास हैं वह इसी शैली में अपनी कथा जो है वो प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो गोदान हो, चाहे वह गढ़कुंडा हो। कि लेखक एक इतिहासकार की तरह पूरी जो कथा है उसका बयान करता है। आख्यान तकनीक द्वारा भी लेखक जो है एक नैरेटर के समान समाज और इतिहास का साहित्य के रूप में उपन्यास को संचालित करता है। जो नैरेटर होता है, कथा कहने वाला जो होता है, वो पाठक और उपन्यास के जो पात्र हैं उनके बीच में पुल का काम करता है, दोनों को जोड़ता है। किंतु जब वो पुल का काम छोड़कर उसका विश्लेषण करने लगता है तो उस समय पर जो उपन्यास का जो शिल्प है वो कमजोर हो जाता है। जैसे मनोहर श्याम जोशी का जो कसक उपन्यास है उसे अगर आप देखेंगे तो उसमें वो फिल्मी वाली जो शैली है उसका प्रयोग भी किया है, और लेखक स्वयं भी बीच बीच में उपस्थित होकर अपने पात्रों, अपने उपन्यास का विश्लेषण करता हुआ चलता है। तो वहाँ जो है वह कथानक जो है वह कमजोर हो जाता है। लेखक उपन्यासकार पात्र और कथा के बीच में अगर पुल की तरह काम करे, दोनों को जोड़ने का काम करे, वहीं पर अगर यही स्थिति रहे तो उसका कथानक जो है वो बढ़िया बन सकता है। हिंदी में ऐसे भी उपन्यास आपको मिलेंगे जिसमें आत्मकथनात्मक ढंग का प्रयोग किया गया है। उपन्यास की कथा जो है लेखक किसी पात्र के द्वारा कहलवाता है, वो स्वयं नहीं कहता। ऐतिहासिक या वर्णनात्मक शैली है, लेकिन वो किसी एक पात्र के मुख से ही पूरी कथा जो है वो कहलवाता है। जिनेंद्र
कुमार का जो उपन्यास है त्याग पत्र, वो इसी प्रकार का है। बाण भट्ट की आत्मकथा, हजर प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है, वो भी आत्मकथनात्मक ढंग में लिखा गया। ऐसे दूसरे भी बहुत सारे उपन्यास आपको मिलेंगे। कैसे उपन्यासों में उपन्यास का कोई पात्र ही पूरी कथा बयान करता है, तो वहाँ पर आत्मकथनात्मक ढंग या उपन्यास कहने की शैली है, वो आत्मकथनात्मक होती है। वैसे तो उपन्यास के कथानक में लेखक अन्य दूसरी शैलियों के साथ साथ पत्र का भी उपयोग करते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसे उपन्यास भी लिखे गए हैं जो मूल रूप से पत्र शैली में ही है। कि पूरा उपन्यास पत्रों में होता है। एक पात्र जो है या अथवा नायक जो है, वो नायिका पर पत्र लिखता है, नायिका फिर उसका उत्तर देती है, नायक फिर उसका उत्तर देता है, और इसी प्रकार पूरा उपन्यास चलता है। उग्र जी का एक उपन्यास चंद हसीनों के खतोत, वो इसी शैली में लिखा गया है। तो ये पत्रात्मक ढंग से भी उपन्यास लिखे गए हैं। आधुनिक युग में तो कुछ प्रयोग भी हुए हैं, जिसे प्रयोगात्मक उपन्यास भी हम कह सकते हैं। इसमें तो है राजेंद्र यादव और उनकी पत्नी अनु भंडारी, ये दोनों ने साथ में मिलकर एक उपन्यास लिखा था, जिसका नाम है 2.5 इंच मुस्कान। इसमें एक अध्याय अगर राजेंद्र यादव जी लिखते हैं, तो दूसरा वहाँ से फिर दूसरे अध्याय की शुरुआत मन्नू भंडारी करते हैं, फिर यादव जी लिखते हैं, फिर मन्नू भंडारी, और इसी प्रकार उन्होंने पूरा उपन्यास लिखा 2.5 इंच मुस्कान। ये प्रयोगात्मक उपन्यास है। ऐसा ही एक और उपन्यास है धर्मवीर भारती का, सूरज का 7वां घोड़ा। तो इसमें 7 अलग अलग कहानियां हैं, और ये 7 कहानियां मिलकर एक पूरे उपन्यास का रूप धारण करती है। तो ये दोनों उपन्यास जो है 2.5 इंच मुस्कान नहीं है, माफ कीजिएगा, 1 इंच मुस्कान है। 1 इंच मुस्कान और सूरत का 7वां घोड़ा, ये 2 उपन्यास। किसी भी उपन्यास में जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि एक तो मूल कथा होती है जो शुरू से लेकर अंत तक चलती है, और दूसरी गौण कथाएं होती हैं जो बीच में उत्पन्न हो, बीच में ही विलीन हो सकती है, और बीच में उत्पन्न होकर उपन्यास के अंत तक भी चल सकती है। ये जो गौण कथाएं हैं वह 2 प्रकार की हैं। एक तो मूल कथा की सहायक के रूप में आते हैं, और दूसरी मूल कथा की विरोधी के रूप में आते हैं। प्रेमचंद का जो गोदान है उसमें होरी की कथा मूल कथा है, और होरी के साथ अन्य जो किसान है उसकी जो कथा आती है, वह होरी की जो मूल कथा है
उसे सहायता प्रदान करती है। तो होरी के साथ आने वाली अन्य किसानों की जो कथाएं हैं, ये जो गौण कथाएं हैं, ये मूल कथा की सहायक कथा के रूप में है। जबकि होरी के साथ राय साहब या खन्ना या नीलमालिक आदि की जो कथाएं आती हैं, ये कथाएं भी गौण कथाएं हैं, लेकिन ये कथाएं होरी की जो मूल कथा है उसकी सहायक के रूप में नहीं, उसकी विरोधी कथा के रूप में वर्णित हुई है। तो ये गौण कथाओं के दो प्रकार, मूल कथा की सहायक कथा और मूल कथा की विरोधी कथा। उपन्यास का जो कथानक है वो सरल, स्वाभाविक और आकर्षक होना चाहिए। सरल कि पाठक जब उसे पढ़ना शुरू करे तो उसकी समझ में कथा वस्तु जो स्टोरी जो है वो आ जाएगी। सस्पेंस फिल्म की तरह न हो, वो स्वाभाविक हो और आकर्षक भी होना चाहिए। जैसे अगर आप चरित्रहीन देवदास आदि जो उपन्यासों के लेखक है शरतचंद्र, तो शरतचंद्र का जो देवदास उपन्यास है जिस पर से बहुत सारी फिल्में भी बनी है हिंदी में, उसे आप पढ़िए तो इसका कथानक इतना आकर्षक है कि अगर आप पढ़ना आप शुरू करेंगे तो शायद वो जहाँ तक खत्म नहीं होगा वहीं तक आप न भी छोड़ें उसे। तो उपन्यास हमें अगर ये आकर्षकता का गुण हो, रोचकता का गुण हो, तो पाठक जो है वो उपन्यास के साथ साथ ऐसा उपन्यास बढ़ता जाएगा, वो उसमें ऐसा खो जाएगा कि उसे समय का भी ख्याल नहीं रहेगा। लेकिन पाठक की ऐसी जो स्थिति होती है, इसके मूल में कथा वस्तु का रोचक और आकर्षक होना वो है। तो ये गुण उसमें होने चाहिए और इसीलिए शायद ये उपन्यास जो है वह आधुनिक चेतना संपन्न लोकतांत्रिक स्वरूप। फिर से उपन्यास सर्वाधिक आधुनिक चेतना संपन्न लोकतांत्रिक स्वरूप। तो उपन्यास के कथानक की बात ये है कि थोड़ी देर में हम फिर से मिलने वाले हैं और इसीलिए ये उपन्यास के स्वरूप की जो बात है वो यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।